हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोरख क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है, हमने प्राचीन भारत स्टार्ट किया था। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसको कांस्य युग सभ्यता भी बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा था कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ था, और इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, ठीक है। और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल खोजा गया और किन के द्वारा खोजा गया और कौन से सन में खोजा गया, इस सब पर हम पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली क्लास पर जाएं और उसको कम्प्लीटली वॉच करें। और उसका हमने दक्षिणी विस्तार भी देखा था, पूर्वी पश्चिम विस्तार भी देखा था, ठीक है। तो जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे कि हम जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर पढ़ रहे थे, हम पाकिस्तान के हमने महत्वपूर्ण नगर पढ़े थे 4, जिसमें मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, ठीक है, और चाहुदड़ो था और सुतका केंडोर था, ठीक है। इसी तरह हम गुजरात में पढ़ रहे थे। गुजरात में हमने लोथल पढ़ा था और धोलावीरा पढ़ा था। तो आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2, ठीक है। तो गुजरात का एक स्थल और रह गया था जिसका नाम है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जिनकी खोज करता है जगपति जोशी। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, जहाँ से अगर खोजकर्ता खाली खोजकर्ता ही लिखा है और उत्खननकर्ता नहीं लिखा, तो वहाँ से दोनों ही वही व्यक्ति है जिन्होंने खोज करी, नहीं तो मैं अलग से मेंशन मैंने किया है, ठीक है। तो सुरकोटड़ा के जो खोज करता है वो है जगपति जोशी। 1964 में इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। लोकेशन की बात करते हैं इसकी, ये पड़ता है कच्छ, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ से सुरकोटड़ा है। इसके यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या मिले, घोड़े की हड्डियाँ मिली है और कब्र ग्रह मिले हैं, यानी जिन कब्र बोलते हैं वे मिली है। इसी तरह हरियाणा के स्थल की बात करते हैं, तो हरियाणा के स्थल में पहला स्थल आता है राखीगढ़ी। देखो राखीगढ़ी जो है, इसकी खोज करता है सूरजभान। देखो सूरजभान 1969 में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। और स्थिति की बात करते हैं, देखो घग्गर नदी तट पर पड़ता है, हिसार नदी, ठीक है, हिसार। तो ये हिसार हरियाणा में पड़ता है। प्राप्त साक्ष्य की बात करते हैं, राखीगढ़ से कौन से साक्ष्य मिले हैं। देखो 5 आपस में जुड़े हुए टीले यहाँ से मिले हैं। बारिश का पानी एकत्र करने के लिए एक विशाल स्थान बनाया हुआ है, ठीक है। और जल निकासी की प्रणाली भी यहाँ से देखने को मिली है राखीगढ़ी से। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो भारत के अंदर ही बहुत सारे स्थल हैं और पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे स्थल हैं। तो क्वेश्चन इस तरह आता है कि भारत के स्थलों में सबसे बड़ा सिंधु घाटी का स्थल कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी है, ठीक है। वो राखीगढ़ी है जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और पाकिस्तान में कौन सा स्थल है सबसे बड़ा, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। वैसे भी सबसे बड़ा है और टोटल में भी सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2, बनवाली। बनवाली की खोज करता है और उत्खनन करता दोनों कौन है, रविंद्रनाथ बिष्ट। इन्होंने 1974 में इसका उत्खनन कराया था, ठीक है। और स्थिति की बात करते हैं, रंगोई नदी के तट पर पड़ता है, ये भी हिसार हरियाणा में पड़ता है। प्राप्त साक्ष्य की बात करें, यहाँ से वॉश बेसिन है ना, जो हाथ धोने वाला होता है वॉश बेसिन, तांबे के वनाग्र, अग्निवेदिका, अच्छे किस्म की जौ, लाजवद्र मणि, तिल, सरसों का ढेर, ठीक है, हल की आकृति, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, ये साक्ष्य जो मिले हैं आपको बनवाली से, ये सब सारे साक्ष्य मिले हैं। अब महत्वपूर्ण जो स्थल थे वे खत्म हो चुके हैं। अब थोड़े अन्य स्थल की बात कर लेते हैं, जैसे कि कालीबंगा। कालीबंगा जो खोज करता है अमलानंद घोष है 1952 में, लेकिन इसको उत्खनन कराने का काम किया था बीके थापर ने 1961 से 69 के मध्य। अब स्थिति की बात करते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है घग्गर नदी तट, ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके जो 2 नगर थे, दोनों के दोनों दुर्गीकृत है। ये एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से दोनों नगर ही दुर्गीकृत है, वो है कालीबंगा। प्राप्त साक्ष्य की बात करते हैं, कच्ची ईंटें एंड अलंकृत ईंटें। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि अलंकृत ईंटें का साक्ष्य सिंधु सभ्यता घाटी के किस स्थल से मिला है, आपका वो कालीबंगा से मिला है।
ऊँट की हड्डियाँ के निशान मिले हैं, स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, लकड़ी के बने पाइप मिले हैं, अग्नि वेदिका मिली है, जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते खेत में क्या मिले, सरसों और चना मिला है, और सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें भी यहाँ से मिली है। ठीक है, तो कालीबंगा बहुत महत्वपूर्ण है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कालीबंगा से। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। रोपड़ खोजकर्ता इनके हैं जगदत्त शर्मा, 1953 में इन्होंने इसको खोज की थी, और उत्खनन भी 1953 में करवाया था। स्थिति की बात करते हैं, सतलज नदी पर पड़ता है पंजाब के अंदर। प्राप्त साक्ष्य की बात करें, तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी व कुत्ते की एक कब्र वगैरह, यानी कि यह आदमी और कुत्ते को एक साथ दबाया जाता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रोपड़ में लिखा है आदमी व कुत्ते की एक कब्र वगैरह। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो इसको अवश्य पढ़ें। और आलमगीरपुर के खाज खोजकर्ता जो है वो है जगदत्त शर्मा, और इन्हीं के द्वारा उत्खनन कराया गया 1958 में। और स्थिति की बात करते हैं, हिंडन नदी पर पड़ता है मेरठ यूपी। देखो इसके साक्ष्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसमें है भी नहीं इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य, और पेपर में एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं है इतना। लेकिन हाँ, आलमगीरपुर पे क्वेश्चन आता है कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो वो आलमगीरपुर है। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अभी। तो हमने सभी के सभी स्थल, जो महत्वपूर्ण स्थल थे, वे सारे कवर कर लिए। ठीक है, जिसमें हमने गुजरात में पढ़े, पाकिस्तान में पढ़े, हरियाणा में पढ़े, और कुछ अन्य में पढ़े। ठीक है, राजस्थान में, पंजाब में। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण स्थल है। देखो स्थल तो बहुत है सिंधु घाटी सभ्यता के, वे सभी के सभी मैंने आगे मेंशन किए हैं, नीचे लिखे हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब कुछ उनके और उनकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, किस तरह उनके शासन करते थे, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, कि वहाँ नगर नियोजन कैसा था। देखो आपने देखा, नगरों का नियोजन जो होता था वो दो भागों में होता था, एक पूर्वी होता था, एक पश्चिमी, जिनमें एक निचला शहर बोलते थे और एक को दुर्ग बोलते थे। देखो दुर्ग को गढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो निचले शहर में सामान्य लोग जन रहते थे, और दुर्ग में कौन रहते थे, शासक रहते थे। आप ऐसा सोचे जैसे कि छोटा भीम, आपने छोटा भीम देखा होगा, है ना। राजा जो रहता था ऊपर रहता था, वो दुर्ग थे। ठीक है, बड़े बड़े, और जो जन लोग थे, वे सामान्य जन जो लोग थे, वे नीचे शहर में रहते थे, और जो राजा का दुर्ग था वे सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, है ना। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता था उस टाइम। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नगरों का विभाजन कुछ इसी तरह से था। ठीक है, सड़क जो होती थी प्राय कच्ची बनाते थे। ठीक है, लेकिन कुछ पक्की सड़क के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। देखो हर जगह तो साक्ष्य कच्ची सड़क के मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से पक्की सड़क के साक्ष्य भी मिले हैं। स्नानगार, बहुत जो बृहद स्नानगार, बड़े बड़े स्नानगार मिले हैं। कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे। आप जानते हो, मैंने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। ठीक है, देखो इसकी बीमाएँ लिखी है कि कितनी बीमाएँ थी। इसकी बीमाएँ जो थी, लंबाई इसकी 12 मीटर थी, चौड़ाई इसकी 7 मीटर थी, और 3 मीटर इसकी गहराई थी। अब इस स्नानघर के चारों ओर क्या बने थे, मंडप बने थे। तो मंडप से हमें क्या पता लगता है कि वहाँ से अनुष्ठान वगैरह हो गए। ठीक है, और वहाँ से कपड़े बदलने कुछ कक्ष भी मिले हैं, यानी कि वहाँ से जब अनुष्ठान होता था वे स्नान करते थे, वे कक्ष बने हुए थे कपड़े बदलने के लिए। ठीक है, और नगरों में मकान का द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। ठीक है, मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। इसका क्या कारण हो सकता, क्योंकि आपको पता है उस टाइम रास्ते कैसे थे, कच्चे थे, धूल मिट्टी आया करती थी, इसलिए वे प्राय अपने रास्तों को में से कहाँ खोलते थे, पीछे गलियों में खोलते थे, है ना। ठीक है, पर लोथल में कुछ मुख्य सड़क के और खुले हुए हैं, लेकिन जो लोथल है, लोथल में देखा गया है कि लोथल में जो मकान है उनके जो मुख्य द्वार है वह सड़क की ओर खुले हुए हैं। ठीक है, मकान पक्की ईंट से बनाते थे। हाँ, ये तो सारी जगह साक्ष्य मिला है कि मकान जो पक्की ईंट से बनाते थे, लेकिन कालीबंगा से ये पता है कच्ची ईंट का साक्ष्य मिला है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कालीबंगा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था वह कच्ची ईंट और अलंकृत ईंटें थी। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। देखो राजनीतिक व्यवस्था कैसे रही होगी, देखो भाई हमें कहीं लिखित साक्ष्य तो मिला ही नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि नगरों में नगर पालिकाएं विद्यमान थी, और केंद्र में केंद्रीय शक्ति विद्यमान थी।
क्योंकि ऐसा लगता है वहाँ के पुरातात्विक स्रोतों को देखकर कि एक केंद्र में शक्ति रही होगी जो इस पूरे सभी स्थलों को गाइड कर रही होगी। ठीक है, इसलिए कहा है कि केंद्र में केंद्र शक्ति विद्यमान थी। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो का आपने पढ़ लिया था कि मोहनजोदड़ो का शासन जो जनतंत्रात्मक था। मैंने बताया था आपको कि शासन दो तरह से होता है, या जनतंत्रात्मक या फिर राजतंत्रात्मक, राजा के द्वारा या जनता के द्वारा, जनता चुनती है जिसको। ठीक है, लेकिन ये कहा किसने था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कहा था स्टुअर्ट पिगविट ने। ठीक है, स्टुअर्ट पिगविट के द्वारा कहा बताया गया था कि मोहनजोदड़ो का शासन जो था वो जनतंत्रात्मक था। ठीक है, अब आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं हम। तो कृषि, आर्थिक व्यवस्था में कृषि की बात करते हैं कि कृषि के कौन कौन से साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। देखो, गेहूं के, जौ के, सरसों के, चना के, कपास के, चावल के आपने देखे थे। कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे, रंगपुर से भी मिले थे। प्रथम साक्ष्य तो लोथल से मिला। ठीक है, और कालीबंगा से खेत जुताई, अभी पढ़ा था हमने कि खेत की जुताई होने के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। और कौन सी खेती के मिले? सरसों और चने के मिले, है ना। अब पशुपालन में क्या होता था? पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते थे। देखो, जो उस टाइम घोड़े से लगता है कि घोड़े से वहाँ के लोग उस टाइम अपरिचित थे, लेकिन फिर भी घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लेकिन शिल्प और उद्योग की बात करते हैं। पक्की ईंटें के उद्योग हो गए वहाँ से, कि पक्की ईंट से मकान बनते थे। वस्त्र उद्योग हो गए, कि वस्त्र तो पहनते थे। मर्द भांड उद्योग, यानी बर्तन बनाते, मिट्टी के बने, चाक के मिले। ठीक है, सबके बर्तन बनते थे। कांस्य के बने हुए बर्तन मिले। धातु उद्योग, धातु थी, कांस्य थे। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। उत्खनन से मिली नारी की मरण मूर्तियाँ बताती है कि इस समाज में मातृ सत्तात्मक चरित्र को दर्शाती है। ठीक है, देखो, मातृ सत्तात्मक मतलब है जहाँ से माता को उच्च दर्जा दिया जाता हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ मरण मूर्तियाँ मिली है, नारी की कुछ मूर्तियाँ मिली है, इससे पता लगता है कि वह वहाँ से माता को बहुत ज़्यादा दर्जा दे जाता था। ठीक है, बहुत मान देते अपनी माता को। कुछ हड़प्पा प्रजातियाँ देखते हैं। कुछ हड़प्पा प्रजातियाँ, इसमें भूमध्य सागरीय से आने वाले लोग तो भूमध्य सागरीय कहलाए। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से आने वाले लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कहलाए। मंगोलियाड से आने वाले लोग मंगोलियाड कहलाए। अल्पाइन। ठीक है, अब जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ये दोनों तरह के थे। इनको बोलते हैं ओमनिवरस। आपने पढ़ा हुआ इंग्लिश में, ओमनिवरस बोलते हैं इनको। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की मोहर पर एक योगी, ठीक है, एक योगी है जिनका नाम है पशुपति, नाम दिया गया, उनका पशुपति कहा गया है, उनका अंकित है। तो यहाँ से मोहनजोदड़ो की मोहर से जब पशुपति का अंकित मिली है, योगी मिला है अंकित उस पर, तो इससे पता लगता है कि वहाँ से पशुपति शिव की पूजा हुआ करती थी। अब पशुपति शिव के दाईं ओर तो चीता और हाथी बैठे हैं, और जबकि बाईं ओर गेंडा और भैंस बैठे हैं, और पैर के पास जो बैठे हैं 2 हिरण बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यानी पशुपति शिव का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो की मोहर से मिला। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि पशुपति शिव का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो मोहनजोदड़ो की मोहर से प्राप्त हुआ है। बात करते हैं लिपि। सर्वाधिक प्रचलित वर्ड जो दिखाया इनकी लिपि में, देखो लिपि तो हम पढ़ नहीं सके, लेकिन एक वर्ड दिखता है बार बार बना हुआ है, वो यू टाइप का है। ठीक है, कुल चिन्ह की बात करें उसमें तो चिन्ह गिने गए तो 250 से 400 के बीच में। ठीक है, पतन की बात करें, ठीक है, अब इनके पतन की बात करते हैं। अर्नेस्ट मैके कहते थे और जॉन मार्शल, इन दोनों ने कहा है कि बाढ़ के कारण ये नष्ट हुई है। ठीक है, बाढ़ के कारण नष्ट होने का प्रमाण जो माना है अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के द्वारा माना गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं सभी के सभी स्थल लिखवा दूंगा, भारत के अलग और पाकिस्तान के अलग, तो मैंने इसमें लिख दिए। ठीक है, भारत में जो है मांडा, जो चिनाब नदी पड़ता है, आपने देखा था ये सबसे उत्तरी है, सबसे उत्तरी पूर्वी स्थल है। ठीक है, दूसरा है रोपट, सतलज नदी पर पड़ता है। बालू, सतलज नदी पर पड़ता है। बनवाली, भगवानपुरा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, रंगपुर, धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटड़ा, लोथल, रोजदी, देमाबाद, दिल्ली, यहाँ इन सभी जगह साक्ष्य मिले हैं भारत के अंदर। और पाकिस्तान की बात करते हैं स्थल, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लाहौर, इस्लामाबाद, काबुल, सरायकला, बालाकोट, अल्लादीनो, कोट दीजी, सुतका केंडोर, मुंडीगाग, कवेटा,
कुल्ली, निंदोवाड़ी, अवरकोट, सोरतू गई, सुकूर, तो इन सभी जगह से इनके स्थल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मैं पतन के और भी कारण थे, अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत था पतन होने का, तो मैं वे भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। तो और इतिहासकारों का अपना अपना अलग मत था। जैसे गार्डन चाइल्ड व व्हीलर के द्वारा कहा गया कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमणों व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है। उनका मानना था कि विदेशी जो आक्रमण हुए वे खासकर आर्यों को बोलते हैं कि आर्य लोग जो थे विदेशी थे, उनके आक्रमण से ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है। ठीक है। जॉन मार्शल मानते हैं कि भूकंप इसके लिए उत्तरदायी है, कि बहुत विशाल भूकंप आया होगा जिसने इसको विनाश कर दिया होगा। ठीक है। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के द्वारा ये माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो बाढ़ के कारण नष्ट हुई। ठीक है। फेयर सर्विसेज से उनके द्वारा माना गया कि संसाधन में कमी रही होगी, वनों का कटाव ज़्यादा हुआ होगा, इसलिए पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन ओरेल स्टैलिन कहते हैं कि उस टाइम क्लाइमेट चेंजेस हुए, यानी जलवायु परिवर्तन हुआ, जिस कारण सभ्यता जो नष्ट हो गई। और लैम्ब्रिक कहते हैं कि जनसंख्या में जो क्या हुआ, वृद्धि हुई, इस कारण ये नष्ट हो गई। और कैनेडी के द्वारा कहा गया कि मलेरिया जैसी महामारी फैली, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो जो मान्य है वो है आपका अर्नेस्ट मैके के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता जो बाढ़ के कारण नष्ट हुई। इसलिए मैंने ऊपर अपने नोट्स में सिर्फ यही मेंशन किया था कि अर्नेस्ट मैके के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और देखते रहे। हम पूरे की पूरी जीके कंप्लीट पढ़ेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। ओके, थैंक्स।